तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोकाल अकेडमी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा सोम के सेकेंड चैप्टर में सेकेंड पार्ट रहेगा। ये नमन प्रतिबल हमको स्टार्ट करना है, जो कि हमारा छूट गया था, तो वही हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा फिर आप लोग। नमन प्रतिबल, क्या नमन प्रतिबल लिखिएगा। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे अब हम लोग। जब किसी की अक्ष के लंब भार कार्य करता है, क्या जब किसी अक्ष है जो उसके लंब में भार कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ भार कहते हैं। ठीक है, इस अनुप्रस्थ भार के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। तो इसका जो विरोध करने वाला बल होता है वो अंदर रहता है। जो हमारा उत्पन्न बल अंदर से उत्पन्न होता है वो हमारा उसे नमन प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, नमन प्रतिबल। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए। जब किसी अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है तो इसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। इस अनुप्रस्थ भार के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, मतलब कि प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नमन प्रतिबल कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़िए। देखो ये चीज़ थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा देखो, इसमें क्या रहेगा, माना कि ये एक बीम है। ठीक है, इस पे दो लोड लगे। ठीक है, ये अब ऊपर से मैंने एक बल लगाया तो ये टेढ़ी हो जाएगी, झुकेगी कि नहीं, बीच से झुकेगी कि नहीं। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये सिकुड़ रही और यहाँ ये फैल रही है, मतलब कि यहाँ तन रही है, तनाव हो रहा है, और इसमें यहाँ संपीड़न हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा ये नियम किसे फॉलो करता है, हमारा नमन प्रतिबल को। ठीक है, तो नोट में आप लिख सकते हैं इसमें एक चीज़। जब किसी कॉलम पर उत्केंद्रित भार कार्य करता है, कॉलम का झुकाव होता है जिसमें डायरेक्ट एंड बेंडिंग दोनों स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नमन प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, इसका एक सूत्र भी होता है, सिग्मा मैक्स इक्वल सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, और एक होता है सिग्मा मिनिमम इक्वल सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ लीजिएगा अब आप लोग। तो हमने सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ स्ट्रेन तक करवाए थे, फिर उनकी जो स्ट्रेन विकृतियां हैं इनके बारे में कुछ बताया नहीं था। चलिए तो अब देख लीजिए इन चीज़ों को। देखो चार प्रकार की होती हैं, चारों प्रकार दिख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या अनुदैर्ध्य विकृति। क्या अनुदैर्ध्य विकृति। देखिए अनुदैर्ध्य में लिखिएगा आप लोग, किसी वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। समझ रहे हैं, अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं, लंबाई में परिवर्तन के अनुपात तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, हाँ। अब लिखिए पार्श्व विकृति क्या होता है, किसी वस्तु पर, ये दिख नहीं रहा होगा अब आपको, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा, पार्श्व विकृति। क्या पार्श्व विकृति, हेडिंग लगा लीजिएगा। इसके अंतर्गत चलिए लिखेंगे फिर अपन, किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब के रूप में व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। कौन सी, पार्श्व स्ट्रेन, मतलब कि लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, इसका सूत्र देख सकते हैं आप लोग, ई इलास्टिक इक्वल क्या, डेल डी अपॉन डी। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है जो कि अभी न्यूमेरिकल में हम इसकी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए फिर। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या कर्तन विकृति। क्या कर्तन विकृति, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, किसी वस्तु पर लग रहे कर्तन बल के कारण उत्पन्न विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। ठीक है, क्या किसी वस्तु पर लग रहे कर्तन बल के कारण विकृति जो उत्पन्न होती है उसमें, तो क्या होती है, वो कर्तन विकृति कहते हैं उसे। इसका सूत्र देखिए आप लोग, सूत्र होता है tan phi इक्वल
बी बी डैश अपॉन ए बी, डी इक्वल में डी डी डैश अपॉन सी डी, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। और ये और भी होता है, कर्तन विकृति इक्वल कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन मापांक, ठीक है। फाई इक्वल टाउ अपॉन जी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। आयतन विकृति देख लीजिए क्या होगी। आयतन विकृति क्या होगी, किसी वस्तु पर लग रहे बलों के कारण वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन तथा वस्तु के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन विकृति। तो जो कोई भी वस्तु है उसके आयतन में डेल भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और वस्तु के आयतन के अनुपात है जो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसके अनुपात को क्या कहेंगे हम, आयतन विकृति कहेंगे, ठीक है। तो आयतन विकृति का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन विकृति इक्वल आयतन परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन, ठीक है। अब आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल लें, क्या है, हुक्स लॉ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ठीक है, कई बार। तो ये आपके लिए एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल सिग्मा और विकृति के सीधे अनुपात समानुपात होती है, ठीक है। क्या सिग्मा होता है जो प्रतिबल समानुपाती किसके होता है, विकृति की। हाँ देखो ये चीज़ इससे समझो थोड़ा, जैसे ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, प्रतिबल और विकृति। तो इसमें जो विकर्ण निकलेगा हमारा बिंदु ए, ये किसे प्रदर्शित करेगा, इलास्टिक लिमिट पॉइंट को, ठीक है। ये किसे करेगा, इलास्टिक लिमिट पॉइंट को। आगे बढ़िए फिर, हुक का संशोधित नियम, क्या, हुक का संशोधित नियम, समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल एंड विकृति के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें भी। यहाँ से देखो स्ट्रेस निकाला, ये स्ट्रेन हो गया, ठीक है। ये स्ट्रेस बना लो आप और ये स्ट्रेन बना लो, ठीक है। अब इसका हमने सीधा समानुपाती करना है ना, तो यहाँ से निकाल के डायरेक्ट यहाँ इलास्टिक पॉइंट पे कर दो, ये आपका सीधा समानुपाती हो जाएगा। तो ये आप लोग उसके लिए सूत्र भी लिख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो सूत्र इम्पोर्टेंट हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक। चलिए, इसमें ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस इसका ये चित्र है, ये देख लो थोड़ा, और इसके ये पॉइंट है, ये सभी लिख लो इसका। इसलिए इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, बस स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, इलास्टिक कंटेंट्स, ठीक है। इलास्टिक कंटेंट्स क्या होते हैं हमारे, ई जी के यू, 4 प्रकार के होते हैं, ई जी के यू, ठीक है। ई को क्या कहते हैं, मॉड्यूल इलास्टिसिटी, ठीक है, और यंग मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। ई को कहते हैं मॉड्यूलस इलास्टिसिटी और यंग मॉड्यूलस, ठीक। चलिए, इसमें क्या लिख सकते हैं, जब किसी पिंड पर लगाया गया बल प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। मॉड्यूल इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था मापांक, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, लिख सकते हैं। और एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ये ई स्टील के बारे में, 2 × 10⁵ न्यूटन mm² होता है स्टील, ठीक है हमारा। चलिए, अब हेडिंग लगाइए, ये किसे प्रदर्शित करता है, जी को, दृढ़ता मापांक कर्तन मापांक, ये किसे, जी को, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जब किसी पिंड पर लगाए गए कर्तन बल तथा जब किसी पिंड पर बल जो होता है हमारा, कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कर्तन मापांक कहते हैं। तो जी इक्वल क्या हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा न्यूटन mm² में, ठीक है। चलिए, अब आप देख लीजिएगा आयतन मापांक, क्या, आयतन मापांक,
देखो, जब किसी पिंड पर सीधा प्रतिबल लगाते हैं तथा आयतनीय विकृति के अनुपात को हम आयतन मापांक कहते हैं। ठीक है, तो सीधा जब हम वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रतिबल सीधा लगाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतनीय विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे, सीधा प्रतिबल, और आयतनीय विकृति के अनुपात को हम कहेंगे आयतन मापांक। ठीक है, आयतन मापांक इक्वल क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबल अपॉन आयतनीय विकृति। ठीक है, यही आपका सूत्र हो जाएगा। ये दो सूत्र लिख सकते हैं आप लोग, इम्पोर्टेंट रहे हैं जो आपके लिए, एक ये और एक ये। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सूत्र है। चलिए अब देख लीजिए क्या, पायजन अनुपात। ठीक है, ये हमारा किसे करता है प्रदर्शित, बताइए भाई किसे करता है, ये हमारा करेगा के को, किसको, के को। ठीक है, ये हमारा के को करेगा। तो पायजन अनुपात के अंतर्गत लिखेंगे जब किसी पिंड पर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायजन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायजन अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, एक समान काट की छड़, इसे हम क्या कहते हैं, एलोंजेशन, और ये किसे प्रदर्शित करता है, यू को। ठीक है, हाँ देखो, ये आप हुक्स लॉ पे आधारित है, ये आपका क्या, एलोंजेशन, एक समान काट की छड़ है जो एलोंजेशन हमारी किस पे आधारित है, हुक्स लॉ पर। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या हमारा, प्रतिबल समानुपाती विकृति है कि नहीं, तो हम प्रतिबल इक्वल क्या लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी इंटू ई, और प्रतिबल को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए। तो ये हमने देखो डेरिवेशन तरीके का एक सिद्ध कर दिया है कि ये प्रतिबल को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, और ई को लिख सकते हैं हम डेल, इस ई को डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये हमारा बढ़िया परफेक्ट सूत्र बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चेंजिंग द लेंथ बार और वेरिंग स्टेशन, मतलब कि विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, हाँ ये चीज़ देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी इसमें इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, यदि कोई वायरिंग सेक्शन एक ही पदार्थ का बना होता है तो उसके लिए ई की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिखना है आपको। अब देखो ये चीज़ समझो आप, जैसे माना कि एक ये वस्तु है, ठीक है, तो उससे एक दूसरी टिकी है वस्तु, तो उससे एक तीसरी टिकी है, तो एक उससे बड़ी टिकी, मतलब कि तीन वस्तुएं हैं जो हमारे अवरोही क्रम में चलाई जाती हैं, चौथी हमारी उन सबसे बड़ी, उनसे दूसरी वाली से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में एल एल वाला जो हमारा होता है उनको लगाएंगे और टोटल एल निकालेंगे। ठीक है, हम फिर क्या टोटल एल निकालेंगे, तो टोटल एल का जो हमारा सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, देखिए इस प्रकार, ऐसे ही करके हम अपने L1 L2 L3 सभी के निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो लेक्चर है आज का, ये लेक्चर हमारा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर 3rd में मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही ईजी वे में सभी लेक्चर कराए जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो कमेंट में ज़रूर आप पिन कर दें, या आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर कुछ भी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको डिटेल में समझाया जाएगा। नंबर है मेरा 8112497920। ठीक है, ये मेरा क्या है, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों। तो इस पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।